हाय 12th वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हमारा अकाउंटिंग रेशोज में हमने 4 वीडियोस अपलोड करी थी। हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया था जिसमें था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो उसके अंदर 3-4 रेशो हैं और कुछ जो इस साल न्यू एडिशन आपके सिलेबस में आए उसके कंसिडर करते हुए लास्ट 2 वीडियोस और रेशो के ऊपर हम तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो साथ में। तो अपने पेन और कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाइए। प्रॉफिटेबिलिटी बच्चे, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती हैं ये परसेंटेज में आती है। सारी रेशो आपकी परसेंटेज में आती है। इनके अंदर जो मेन बेसिक रेशो हैं, सबसे पहली रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें जो दूसरी रेशो दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। इसमें जो तीसरी रेशो है वो है ऑपरेटिंग रेशो। और एक छोटी सी रेशो और है जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। एंड लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इस रेशो का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और मुझे जितना लगता है एग्जाम में ये रेशो बिल्कुल आने वाली है, इसे आप हल्के में मत लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं और फॉर्मूला को डिस्कस करते हुए उसके बाद मैं आपको इसके ना डेरिवेशन फॉर्मूलाज बताऊंगा कि कैसे हम P&L का यूज करके चीजों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में RFO इंटू 100। यानी फॉर्मूला तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, RFO के बारे में आप जानते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है ना बेटा? वो भी ऐसा ही होता है। उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन में RFO इंटू 100। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेट प्रॉफिट रेशियो भी ओके हमारे लिए। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में RFO इंटू 100। अभी पहले बस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, फिर सब में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या बातें होती। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में RFO इंटू 100। ये चौथी रेशो आपकी हो गई। और ये जो लास्ट है EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये हमारी लास्ट रेशो। तो कुल मिला के इन 5 रेशो के बारे में हम सारा कुछ आज पढ़ने वाले हैं। इनके सारे फॉर्मूलाज कैसे कैसे बनाने हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, वो हम अच्छे से बात। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की। क्लास 11th में आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा भी होगा कि अगर नेट सेल्स में से, अगर नेट सेल्स में से, नेट सेल्स इन द सेंस क्या होता है RFO, अगर RFO में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ RFO, तो हमें क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। पढ़ा है हमने ऐसा। और 11th में क्या, अभी 12th में भी पढ़ा है। इससे पिछली रेशियो कौन सी थी? एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ी थी, वहां पे कॉस्ट चाहिए था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तब भी तो हमने निकाला था। तो जब हमें कॉस्ट चाहिए था तो भी मैंने सेम काम किया था और अभी भी मैं ऐसे कर सकता हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे यहां से जाने के लिए मैं आराम से एक तो नेट सेल निकाल सकता हूं और एक मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से यूज कर सकता हूं। दूसरी बात, आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, कॉक्स का फॉर्मूला। हाँ सर याद तो है। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज और प्लस सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको कॉक्स मिलता है। ठीक है, तो अगर कभी आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ ना हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बनाएंगे? आप इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना सकते हैं और फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
यहां पर क्वेश्चन आपको परसेंटेज के साथ में भी थोड़ा परेशान कर सकता है। कैसे परेशान कर सकता है? मान लो आपको सेल दे रखी है 4 लाख, ये केस 1 ले रहा हूं बेटा, मैं ध्यान से समझना है। आपको सेल दे रखी है 4 लाख, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ना 20% है ऑन सेल। तो आप भी हैप्पी हैप्पी कॉक्स निकाल दोगे, क्या दिक्कत आ रही है? आप ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल दोगे। आप बोलोगे भैया ये भी कोई बात हुई, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट सीधा 4 लाख का 20% हो गया ना, क्योंकि जब 20% सेल का है तो 4 लाख का 20% 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ओके, लेकिन यही चीज आपको दिक्कत कर सकती थी अगर आपको दे रखी है सेल 4 लाख और क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ऑन कॉस्ट, तो आपके सामने थोड़ी दिक्कत आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ऑन कॉस्ट और यहां पर हमारे पास क्या है? सेल। तो ऐसे केस में आपको कॉस्ट को एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो हमेशा से पढ़ा है कि भैया जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो सेल माइनस कॉक्स होता है ऐसा। अब हमारे पास सेल कितनी है? 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25%। किसका? कॉक्स का। अब अगर x को कॉक्स मानोगे तो x का 25% यानी 1/4 हो जाएगा। ये x इधर आके प्लस का हो गया, तो x प्लस x/4 इक्वल्स टू 4 लाख, 5x/4 इक्वल्स टू 4 लाख और x इक्वल्स टू 4 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5। तो आपको यहां से कॉक्स मिल गया 320। तो जब आपको कॉक्स मिल गया 320 तो सेल में से कॉक्स माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट 80 मिल जाएगा, या फिर 320 का 25% निकाल लो 80, कैसे भी निकाल लो, दोनों तरीके से आपको मिल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी अप्रोच से जा सकते हैं। क्या पता आपको कॉक्स निकालनी हो, पहले कॉक्स निकालना और फिर प्रॉफिट बोल दे, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे कैसे भी कंडीशन बनाए आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको परेशान नहीं करने वाला। लेकिन सर नेट प्रॉफिट के लिए तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो अब आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ 11th क्लास के हल्के से बेसिक पर आओ और बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इसमें सब कुछ है, मेरे पूरे टॉपिक का कंटेंट ही है। थोड़ा सा बचपन याद करेंगे ट्रेडिंग एंड P&L पढ़ा था हमने 11th क्लास, और इसमें आपको याद हो यहां हम सेल्स लिखा करते थे और यहां हम क्लोजिंग स्टॉक लिखा करते, ऐसा ही था। यहां हमारा ओपनिंग स्टॉक आता था, यहां हम परचेज लिखा करते थे। इसके बाद हम क्या लिखते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से जुड़े थे, वेजेस, कैरेज इनवर्ड वगैरह। और आपको याद होगा आप यहां टोटल किया करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था और इधर की साइड ग्रॉस लॉस आता था, ठीक है। फिर P&L में ये प्रॉफिट आप यहां लाया करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, आपको याद होगा ऐसा था बिल्कुल। और ये जो लॉस था ग्रॉस लॉस ये यहां पर आया करता। फिर कुछ फर्दर इनकम्स हुआ करती थी जो यहां पर P&L के क्रेडिट में आती थी। फर्दर इनकम कैसे? जैसे मान लो बेड डेप्ट रिकवर्ड हो गया हो, मान लो कोई कमीशन रिसीव्ड हो गया हो, मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया हो। मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो अदर इनकम है, ये जो अदर इनकम है, क्या ये बिजनेस की इनकम है या अदर इनकम है? ये बिजनेस की इनकम तो नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस की तो एक इनकम होती है, उसका नाम क्या होता है? सेल। और उस सेल को हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑपरेशन की तो एक ही इनकम है, तो ये जितनी भी इनकम इनका नाम है अदर इनकम। और अगर ढंग से बोलेंगे तो ध्यान दो, अगर ढंग से बोलेंगे तो इन इनकम का नाम हमें क्या देना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कि ये ऑपरेशन से जुड़ी नहीं है, ये अदर इनकम, ठीक है। इसके बाद इस P&L में हम यहां पे खर्चे लिखा करते थे, आपको याद होगा। लेकिन यहां पर कौन से खर्चे आते हैं? केवल इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट तो कहां पर आ गए? ट्रेडिंग में। जो प्रोडक्शन से, जो डायरेक्ट थे वो कौन थे? ये थे प्रोडक्शन से जुड़े हुए, प्रोडक्शन रिलेटेड, ये मैन्युफैक्चर से जुड़े हुआ करते थे। और जो अब आ रहे हैं ये है अदर एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट में कैसे हैं? अदर एक्सपेंसेस। तो यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बेटा ये काम की बात बता रहा हूं तुम्हें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरह के हैं। एक तो इनमें है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या हो गया? कहां
एक तो इसमें है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना। इनडायरेक्ट में है दो तरह के, एक कौन से, ऑपरेटिंग, और एक है नॉन ऑपरेटिंग। अब मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा, मैं ये मार्कर बनाता हूं, ये पेन बनाता हूं, और इस पेन को बनाने पे जो भी खर्चा होता है जो इससे एग्जैक्टली जुड़ा हुआ है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं इसका रॉ मटेरियल लाया, मैंने इस पे वेजेस पे किया, मैंने इसे लाने के लिए कैरेज दिया, तो वो तो सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो तो आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये जो है इसे बेचने वाले भी तो बंदे होंगे, इसका एक ऑफिस भी बन रहा होगा, इसके शोरूम भी बने होंगे, वहां पर भी रेंट जाता है, वहां जो मैनेजर उसको सैलरी भी जाती है, और वहां पे जो वॉचमैन है उसको भी पैसे जाते हैं, सेल्समैन इसके सैंपल भी बांटता है, ये भी तो खर्चे होते हैं बिजनेस के, लेकिन ये प्रोडक्शन के तो जुड़े हुए नहीं है, ये तो अलग खर्चे हैं। तो जो प्रोडक्ट बिजनेस के अदर खर्चे हैं, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस के बंदे, तो वो सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। अब इनडायरेक्ट में दो तरह से बोल रहा हूं आपके, कि एक तो ऑपरेटिंग है, एक नॉन ऑपरेटिंग है। आपने लोन ले लिया और लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हो। आप छोटी सी बात बताओ, लोन लेना बिजनेस का काम होता है क्या? अगर मैं अपना बिजनेस लोन से चला रहा हूं तो मेरी फाइनेंशियल वीकनेस है ना, या उस पर जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं बिजनेस का खर्चा मान लूं? नहीं, लोन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। हाँ, आपके ऑफिस की सैलरी, आपके एडमिन पे जो खर्चे हो रहे हैं, आपके जो बेड डेट हुए हैं, आपने जो एडवर्टीजमेंट किया है, वो सब आपका ऑफिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन लोन वगैरह के इंटरेस्ट ये तो नहीं है आपके खर्चे। तो आप ध्यान देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो, ये इनडायरेक्ट दो तरह के, ऑपरेटिंग जो ऑफिस जो हमारे बिजनेस से जुड़े हैं, एक नॉन ऑपरेटिंग जो अदर है। तो ऑपरेटिंग में कौन कौन आता है, बिल्कुल लिखना साथ साथ ही, मेरे बहुत काम की बात है। ऑपरेटिंग में कौन कौन आता है? ऑपरेटिंग में आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग के खर्चे, और डेप्रिसिएशन। तो जनरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको इन तीन नाम से लिख के देगा, तीन नाम से लिख के देगा। कौन कौन? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, और डेप्रिसिएशन। जनरली तीन नाम से लिख के देगा। और नॉन ऑपरेटिंग तो नॉन ऑपरेटिंग। अब मैं छोटी सी बात आपको याद दिलाता हूं, फिर जब आप यहां पर क्वेश्चन करते थे ना, फिर उसके बाद तो बेटा आप यहां टोटल किया करते थे, और इसमें से इसे माइनस करके आपका क्या बचता था? नेट प्रॉफिट। और ये वाली साइड ज्यादा आती थी तो क्या बचता था? नेट लॉस। ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो मैंने बनाया है ना, मैं उसी को थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश करो, ध्यान दो। ये था ग्रॉस प्रॉफिट। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैं इस नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचा। मैंने इस ग्रॉस प्रॉफिट में इनको ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, और किसको माइनस किया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, जिसमें कौन थे? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। जब जाके मुझे क्या मिला? नेट प्रॉफिट। तो मैं आपके सामने अगर ऐसा बोलूं कि भैया नेट प्रॉफिट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NOI मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो आप मेरी बात एग्री करोगे पूरी तरह से? बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ये मिलके ये टोटल बनाता है, और इसमें से बस ये माइनस होते ये बच जाता है। सही बात है। इसी बात को मैं और इज्जत से बोलता हूं थोड़ा सा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस NOI माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब गलत कह रहा हूं क्या? अब भी तो ठीक कह रहा हूं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे होते हैं? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अभी तो बताएं सेम। तो ये बात भी सही कह रहा हूं मैं तो। और ध्यान दो, अगर ये बोलूं सेल्स माइनस कॉक्स प्लस NOI माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बताओ, अब गलत कह दिया क्या? सेल माइनस कॉक्स क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। भाई सेल में से कॉस्ट जाते तो क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल में से कॉस्ट निकालो, उसके बाद NOI ये इनकम प्लस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग। तो भैया इससे बड़ी अप्रोच क्या ही देगा तुम्हें?
नेट प्रॉफिट निकालने का इससे बड़ा कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकता ट्रेड में, क्योंकि मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, मैंने आपको पूरा चीजें बता दी कि भैया मैक्सिमम क्या है। डन है बात ये, ठीक है। हमारी अगली रेशो, जो हमारी अगली रेशो पढ़ रहे थे हम लोग, वो पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग रेशो। बहुत ध्यान से समझनी है। ऑपरेटिंग रेशो मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर क्या रेशो है। तो मैंने आपको ये बोला कि भैया इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में RFO इंटू 100। ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में RFO इंटू 100। अब एक छोटी सी बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने पे खर्चा हो रहा है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है सबसे पहला खर्चा, क्या ये ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है? सबसे बड़ा खर्चा क्या है बिजनेस का? माल बनाना। और ये जो दो यहां पर खर्चे हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, इसमें ये तो बिजनेस का ही खर्चा है ना। ध्यान से देना मैं क्या लिखने वाला हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मिलके बनाते हैं बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी कि सिर्फ एक बात मेरे ध्यान से सुनो, बिजनेस में होने वाला, किसी फर्म में होने वाला हर एक खर्चा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। किसे छोड़ के? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को छोड़ के। क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस के नहीं है। ऑपरेटिंग तो बिजनेस के है ना सर, और जो माल को बनाने से जुड़े हो तो वैसे ही बिजनेस के, वो तो होते ही बिजनेस के। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलके कौन बनाते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके बात है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात, ध्यान रखना है। एंड डोंट फॉरगेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस किससे मिलके बना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, और साथ में कौन चलेगा? डेप्रिसिएशन। ये बात आपको भूलनी नहीं। इतनी बात ओके? ऑपरेटिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ओके रहेगा? फाइन। इसके जस्ट बाद मैंने आपको नेक्स्ट रेशो बताई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपको। जब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पढ़ी तो अभी फॉर्मूला लिखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में फर्क है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो वास्तव में बिजनेस का प्रॉफिट है, और जब नेट प्रॉफिट निकाला तो कौन से खर्चे भी चेक किए थे? नॉन ऑपरेटिंग भी। क्योंकि नेट प्रॉफिट तो वह जो वास्तव में बचा, भैया सब निकाल दो, चाहे बिजनेस का हो चाहे ना हो, सब कुछ निकाल दो। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जिसमें बस बिजनेस के खर्चे होते हैं, और केवल बिजनेस के खर्चों का नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले बात, मेरी बात ये समझो कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तो सेल में से, नेट सेल में से अगर नेट सेल में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो बचेगा ऑपरेटिंग। नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन जब नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट और नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों माइनस करी थी और ये भी जोड़ा था, तब क्या बचा था? नेट प्रॉफिट। याद रहेगी बात ये। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। भूलना मत। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाऊंगा, 1 मार्कर आने के चांस रहेंगे। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये बात भूलनी नहीं है बच्चे, दोनों मिलके 100% बनाते हैं। क्यों नहीं बनाएंगे भैया? ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 100%। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी सेल है 100 रुपए और ऑपरेटिंग कॉस्ट है 80, तो क्या आप ये नहीं बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 है? तो दोनों मिलकर 100% बनाएंगे ना। तो ध्यान रखना, एक बुक में क्वेश्चन भी है ऐसा, ठीक है, 17.59 समथिंग आंसर है उसका, ये 17.81 होगा, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसे देख लेना, वो 1 मार्कर में पूछ लेगा, कहेगा अगर ऑपरेटिंग रेशियो इतनी है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इतनी है तो ऑपरेटिंग रेशियो कितनी होगी, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। धन्यवाद, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी चारों प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। अब मैं बात करूंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, और उसके साथ में बात करूंगा आपसे एक पीछे रेशो छोड़िए मैंने, इंटरेस्ट कवरेज, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं बेटा, और ध्यान देंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा है इसका,
EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और एक EBIT की रेशो पीछे भी छोड़ के आ गए थे हम, मैंने कराई नहीं थी तब, क्योंकि मैंने कहा एक साथ ही करा दूंगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो EBIT अपॉन में इंटरेस्ट इनटू 100। सॉरी, इंटरेस्ट कवरेज में बेटा इनटू 100 नहीं होता है, क्योंकि ये ना टाइम्स में आती है। EBIT रेशियो वाले रेशियो इंटरेस्ट कवरेज टाइम्स में आएगी। हम ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझने की कोशिश। एक बात और बता दूं पहले, EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT का नाम क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई नई बात नहीं है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोला जा सकता है। ठीक है सर, हम बोल लेंगे इसको ऐसे। अब जरा ध्यान दो, इसमें दो बातें होती हैं। आपने देखो BST सभी के पास होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, और फाइनेंशियल मार्केट भी पढ़ लिया होगा। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं जरा। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद बचता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, में से टैक्स पेड माइनस होता है, फिर बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बात सही है ना? तो अगर मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स से EBIT तक आना है तो प्लस करूं वापस टैक्स और प्लस करूं वापस इंटरेस्ट। ये बात समझते हो? तो यहां दो बातें आपको समझनी है। कैसे जाएंगे EBIT? दो बातें, जब टैक्स अमाउंट में गिवन हो, टैक्स अमाउंट में गिवन हो, और अगर टैक्स परसेंटेज में गिवन है। दोनों बातों को समझना, क्वेश्चन से समझा दूंगा बेटर करके। टैक्स अमाउंट में गिवन हो, टैक्स परसेंटेज में गिवन है। अगर टैक्स अमाउंट में गिवन है तो EBIT जाने के लिए आपको क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स और प्लस इंटरेस्ट, आप चले जाएंगे आराम। लेकिन अगर टैक्स परसेंटेज में है तो EBIT जाने के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स था, 1 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा यहां पर मेहनत है इस वाले। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल। एक कंपनी है जिनका अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको 6 लाख, टैक्स रेट है 40%, कंपनी के पास 10% डिबेंचर है 10 लाख के, कंपनी की शेयर कैपिटल है 20 लाख की, और बस आपसे कह रहा है दोनों रेशियो बता दो। कह रहा भैया ROI भी बता दो और भैया इंटरेस्ट कवरेज भी बता दो। बता देंगे, में क्या दिक्कत? मैं सिर्फ एक बात आपसे करूंगा यहां पर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद अर्निंग कितनी है? 6 लाख, और टैक्स कितना दिया है? 40%। अगर दिमाग लगाऊं बिना क्वेश्चन करे तो क्या टैक्स देने से पहले हमारी इनकम 10 लाख नहीं होगी? क्योंकि 10 लाख का 40% टैक्स गया होगा 4 लाख, तभी तो कितनी बची होगी? 6 लाख। तो मैं कैसे पहुंचा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने 40% टैक्स दे दिया तो कितनी इनकम बची होगी मेरे हाथ में? 60%। यानी ये 6 लाख कितने परसेंट को बता रही है? 60% को। तो 60% इनकम 6 लाख है, तो 100% पे 10 होगी या नहीं होगी? और मैंने तो आपको भैया फॉर्मूला बताया। अब देखो, आप EBIT बनाओ ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो? अर्निंग आफ्टर टैक्स 6 लाख अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस इसे 0.4, टैक्स रेट पॉइंट में लेना है, 15% ऑफ 0.15 तो 0.4, प्लस 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 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? देखो ये रहा इंटरेस्ट, कितने परसेंट इंटरेस्ट है डिबेंचर पे, और डिबेंचर है कितने के? 10 लाख के, तो 10 लाख का 10% 1 लाख इंटरेस्ट। ठीक है बात ये। अब जरा ध्यान देंगे इधर बेटा, ये 0.6 बचेगा यहां पर,
ये ऊपर कट के 0.0 और देखो ये 10 लाख आ गया, 10 और 1 10 लाख ये आ गया और 1 लाख ये आ गया। तो सर EBIT कितना आ गया? 11 लाख। कोई दिक्कत है EBIT में? और अगर टैक्स का अमाउंट लिखा होता कि टैक्स 3 लाख है तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख का इंटरेस्ट, उससे बढ़िया कोई बात नहीं थी सर। उससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ सर ये भी ठीक है। सर अब हम पहले निकाल लें इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT, जो कि अभी कितना आया है? 11 लाख अपन में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। तो EBIT तो आपको ये मिल गया 11 टाइम्स। मेरे ख्याल से यहां तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। और यहां पर अगर आपको ये वाली निकालनी है EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, तो EBIT कितना है सर आपका? 11 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? याद करो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी यानी 10% डिवेंचर। और शेयर कैपिटल मैंने आपको 20 लाख दे रखी है, आपको नजर आ रही होगी। और 10% डिवेंचर कितने के दे रखे हैं? 10 लाख के। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख मिल गई होगी। तो 30 लाख को आप यहां पुट करोगे इनटू 100। आई थिंक आप डिवाइड कर सकते हैं इसको बिना किसी दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आपको रेशो मिल जाए। तो ये है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चंस ट्राई करो बुक में। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें 3 रेशो आपके लिए वो लाऊंगा जो नई ऐड हुई है सिलेबस में, और साथ में आपके ग्रेवाल सर के क्वेश्चंस साथ में लेके चलेंगे इस बुक के, ताकि आप कर पाओ। तब तक के लिए टेक केयर, ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।